काश विनेश फोगट का वजन 100 किलोग्राम कम होता। काश नीरज चोपड़ा पहला जोवलिन फेंकते फाइनल्स में। काश भारतीय हॉकी टीम जर्मनी के सामने एक दो गोल और कर पाती। ऐसे बहुत से काश हैं जो हमें इस ओलंपिक में देखने और सीखने को मिले हैं। ये सभी काश हमारे दिल में एक चोट कर रहे हैं, पर ये आपके भविष्य पे चोट कर सकता है अगर आप परीक्षा में इस काश को लेकर के जाओगे। जैसे प्रीलिम्स में काश ये क्वेश्चन नहीं बनाता, काश ये फैक्ट याद आ जाता, मेरे को पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, काश ये गलती मैं नहीं करता। हम सबके प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह का काश रहता है और मेंस देने से चूक जाते हैं। या मेंस एग्जाम में काश गणित स्ट्रांग है, मैं पढ़ लिया होता, काश मेरा निबंध अच्छा है पर मैं टॉपिक एक बार देख लिया होता, काश मैं ये नहीं लिखता। ये जितने काश हैं इन सब का समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपको टेस्ट सीरीज से मिलेगा। इसीलिए पेपर के पहले खुद का एनालिसिस प्रैक्टिस के माध्यम से करो। आप पेपर में अगर 100 सवाल हैं तो 100 गलतियां कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में वैसे ही 10,000 गलतियां कर सकते हैं। और ये 10,000 गलतियां अगर आप टेस्ट में करते हैं तो मेन पेपर में इस 10,000 गलती में से कोई भी आप करेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ऐसे ही चीजों से सीख करके तैयारी की जाती है। नमस्कार, स्वागत है मेंटर्स ज्ञान में। आज के करंट अफेयर में हम देखने वाले हैं काकोरी कांड के बारे में, दूसरा विनेश फोगट के पदक तालिका के बारे में, और फिर आगे आएगा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व जो बनने वाला है। इन सबको पढ़ते हुए आज के करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं, अभी अभी सुबह की खबर है, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं काकोरी केस को। हम इसे काकोरी कांड नहीं कहेंगे, काकोरी केस कहेंगे, क्योंकि इसी में ही काकोरी एक्शन नाम से जो पहले काकोरी कांड रेलवे स्टेशन था उसका नाम काकोरी एक्शन रख दिया गया है। तो भारत के जो क्रांतिकारी हैं इनके सम्मान में हम इसे काकोरी केस कहेंगे। हुआ क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक ट्रेन था जिसमें ब्रिटिशर्स के धन को लूटा गया था। किसी भी व्यक्ति को जनधन की हानि नहीं की गई थी। हाँ, जो उस लूट को रोकने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं पुलिस वालों पर जवाबी हमला किया गया था और ट्रेन से सोना और भी जो सिक्के या फिर पैसे थे, धन था, उसको लूटा गया था। कारण ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके बाद इन क्रांतिकारियों को लूटपाट करने वाला कहा जाने लगा। ये क्रांतिकारी एक ही मकसद से उतरे थे, भारत को आजादी दिलाने से, और भारतीयों के द्वारा ही किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में इन्हें लूटपाट या आतंक फैलाने वाले कहा गया। जिस दृष्टिकोण को बदला भगत सिंह ने, इस हिंदुस्तान एसोसिएशन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन और सोशलिस्ट एसोसिएशन बनाया। किन्होंने? भगत सिंह ने। वो शिक्षित क्रांतिकारी थे, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक धारा अगर कहीं चालू हुई है तो उसको कैसे मुख्य धारा में लाएं, कैसे उसमें शिक्षा का समावेश करके पढ़े लिखे लोगों तक सही तरीके से अपनी बात को लेकर के जाएं, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी शिक्षित हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भगत सिंह का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बनाने में जो उनका हाथ रहा है। ठीक है, एक भगत सिंह से रिलेटेड किताब भी है जो इनके भाई ने, सुखदेव के भाई ने लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 साल पहले क्रांतिकारी ट्रेन डकैती से हिल गए थे अंग्रेज। ठीक, अब ये सभ्यता अध्ययन का केंद्र बनाए गए कई देशों में कार्यक्रम की रूपरेखा, मतलब 100 साल कंप्लीट हुए तो देशों में रूपरेखा कार्यक्रम हुआ है। आपको जो याद रखना है वह है 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास अंग्रेजी खजाने को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर हमला करके लूट लिया गया था। दिन याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। ठीक, इस दिन काकोरी केस हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये 9 अगस्त 1925 को ये कितना हो जाएगा, इसका 100 साल पूरा हो जाएगा। अब से शताब्दी वर्ष चालू हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी केस हुआ था। 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन लखनऊ जिले के काकोरी स्टेशन से छूटी थी। नेतृत्व करता इस केस के रामप्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहौरी ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी। 9 अगस्त 1921 को काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको काकोरी केस के बारे में जानना चाहिए। आगे आगे हम देखेंगे, भारत का दिल टूटा सपने पे भारी पड़ा 100 किलोग्राम। देखिए, इस न्यूज को दिखाने का एक उद्देश्य है, जैसे इस बार के मेंस में पेपर 7 के पार्ट 2 में हॉकी से रिलेटेड पूछा था कि हॉकी में भारत के उपलब्धियों का वर्णन करिए या मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों का वर्णन करिए। कोई खिलाड़ी अगर हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट इस तरह का मेडल से चूक जाता है या वो एक न्यूज में रहता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स में भी एज वेल एज इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इनके उस दिन, जिस दिन जब फाइनल होना था उस समय के इनके वेट के बारे में देखिएगा। मंगलवार सुबह इनका वेट था 49,900 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद 52,700 किलोग्राम हो गया मंगलवार के रात को। वेट बढ़ा, लगभग 53 किलो के आसपास आ गई, लेकिन रात भर में ये 1 किलो 600 ग्राम, समझ में आ रही बात, लगभग 1.5 किलो अपना इन्होंने वेट कम किया बहुत मेहनत करके। तो वेट जब इन एथलीट्स का वेट जो रहता है वो थोड़ा सा खाने पीने से भी उस समय बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक ही दिन में 2 फाइट लड़ चुकी थी। इसके बाद अगला इनको फाइनल लड़ना था, उसके लिए एनर्जी की जरूरत थी, इन्होंने खाना खाया, वेट थोड़ा बढ़ गया। लेकिन एथलीट ने रात भर मेहनत की और ये 50.100 किलोग्राम वेट तक आई है, जो कि सराहनीय है। पर 100 ग्राम अधिक होने के कारण ये मैच नहीं लड़ पाई और इनका मेडल से ही इनका उस तालिका में, लिस्ट में सबसे आखिरी में नाम आ गया, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो है परिणाम है। ओलंपिक के समय इनके पास सिर्फ एक रात का समय था उस वेट को कम करने के लिए। ऐसे ही जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके पास सिर्फ वो रात पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी सारी प्रैक्टिस आपको पहले कर लेना है, नहीं तो वो एक रात आपको कुछ भी नहीं बना सकता। समझ में आ रही है बात? अपना आकलन हमेशा पहले से करते रहिए। जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा जब प्रीलिम्स का पेपर पास आएगा या फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि सिलेबस तो चेंज होने वाला है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप गलती कर रहे हैं, अगर इस समय आप नहीं पढ़ रहे हैं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वो समय है जब मेंस का बहुत सारा पोर्शन खत्म आपको करना चाहिए। आप इंतजार कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके बदले कोई और पढ़ के उस समय तैयार रहेगा और तब के समय आपको परेशानी होगी। ठीक, फिर काश ये नहीं करता, काश वो नहीं करता, इसी चीज को सोचते हुए आप समय निकाल लेंगे और एक साल फिर आप इंतजार करेंगे। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो जिस पोस्ट पे आपकी नज़र है उस पोस्ट के लिए आपके जैसे 10 लोग पढ़ रहे हैं, और 10 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो 11वें आदमी जो कि आप हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा। नौकरी अगर मांगने से मिल जाती तो लूट नहीं मचता, इसके लिए यहाँ अपना पोजीशन लूटना पड़ता है मेहनत करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोस फोगट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है कि इन्होंने कौन कौन सा पदक जीता है। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 2019 में कांस्य जीता है, 2022 में कांस्य जीता है, एशियन गेम्स में 2014 में कांस्य जीता है, 2018 में स्वर्ण जीता है, कॉमनवेल्थ गेम में 2014 में स्वर्ण जीता है, 2018 में स्वर्ण जीता है और 2022 में, मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम में तीनों गेम में 14, 18, 22 में स्वर्ण जीती है। एटलीस्ट ये सारी चीजें जो रेगुलर याद हो सकती हैं, 14, 18, 22 कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण जीती हैं। इसके बाद 18 में ही एशियन गेम्स में भी स्वर्ण जीती हैं। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। 14, 18 का टैली पर चल रहा है तो इसको आप ऐसे ही सीक्वेंस में याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा, किसी भी पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। एशियन चैंपियनशिप 2021 में उन्होंने स्वर्ण जीता। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान है। ये कुछ फैक्ट्स हैं विनेश फोगट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। कल आपको मैंने बताया था कि उदंती सीता नदी जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, जिसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पे तेंदुए जो थे वो शिकारियों के जाल में फंस गए थे और वहां से छुट के भागे थे। तब भी मैंने आपको छत्तीसगढ़ के उद्यानों के बारे में बताया था।
आज ये न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ाई करनी है, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है, दूसरा याद करना है छत्तीसगढ़ में कौन-कौन से टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, कब बने हैं, इनके बारे में, जिसको अगले के स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। राज्य सरकार के मुताबिक बाघों की संख्या 19 है। इस टाइगर रिजर्व के बनने से बाघों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। कौन से टाइगर रिजर्व? एक टाइगर रिजर्व बनने वाला है जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। किनके बाद? इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बाद, उदंती टाइगर रिजर्व के बाद और अचानक मार टाइगर रिजर्व के बाद। देखिए, वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, फिर उसके बाद उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है और अचानक मार टाइगर रिजर्व है। अब इन तीनों से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है छत्तीसगढ़ में एक और, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है, जिसको गुरु घासीदास तंवर पिंगला टाइगर रिजर्व कहेंगे। ये कोरिया, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। आगे देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, असम का मानस टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर का है, और तमोर पिंगला अगर बन जाता है तो 2829.387 वर्ग किलोमीटर के साथ में ये भारत का तीसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे चर्चा हो रही है। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को मिलाकर के टाइगर रिजर्व बनाया है। उन्होंने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला के अभ्यारण्य क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। इसके गठन की आगे की कार्यवाही के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अधिकृत किया गया है। मतलब ये टाइगर रिजर्व अब बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा और आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आएगा, जिसको आप आसानी से बना लेंगे। पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको पता होगा, ये टेली बेबी मैंने आपको बताया, बस 2009 को याद रखे रहना। पहले प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 में ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व बना था। 2006 में ये दोनों प्रोजेक्ट टाइगर बने थे। 2009 में सब टाइगर रिजर्व बन गए। 1973 को भारत को पहला टाइगर रिजर्व बना था, जिम कार्बेट, ठीक। इसके बाद कौन सा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, आपको बताना रहेगा। तो चक्रधर समारोह राजा भोगदेव सिंह ने चालू किया था 1985 में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यह मनाया जाता है। राजा चक्रधर सिंह जी की याद में मनाया जाता है। राजा चक्रधर सिंह जो रायगढ़ रियासत के राजा थे, 1904 को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुए थे, इसीलिए गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसे मनाया जाता है। भारत संघ में विलय 14 अगस्त 1947 को संविलियन पत्र में चक्रधर सिंह ने ही हस्ताक्षर किया था कि रायगढ़ को हम भारत संघ में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। इनके गुरु थे सीताराम, इनके गुरु थे सीताराम और राजा लक्ष्मण सिंह। लॉर्ड लिनलिथगो ने इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी थी। ये तबला वादन बहुत अच्छे से करते थे, इसी तबला वादन के कारण ही लिनलिथगो ने इनको यह उपाधि दी थी, संगीत सम्राट की, ठीक है। इसके बाद इनका संगीत या नृत्य से संबंधित रचना कौन कौन सी है? तो एक नर्तन सर्वस्व है, तालतोय निधि है, इसके बाद मुरजपर्ण पुष्पाकर, राग रत्न मंजूषा, तालबल पुष्पाकर, ठीक है। उपन्यास अलकापुरी, बैरागढ़िया राजकुमार, माया चक्र है। नाटक इनका है प्रेम के तीर, इन्होंने लिखा है। इसके बाद हिंदी काव्य और उर्दू काव्य आप देख पा रहे हैं, जोशे फरहद और निगाहें फरहद जो है इनका उर्दू काव्य है। ये था राजा चक्रधर सिंह के बारे में। और चक्रधर समारोह के बारे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हर साल मनाया जाता है रायगढ़ जिले में। जो स्थान रामलीला मैदान पहले था, बारिश के कारण उसको शिफ्ट किया जाता है, लेकिन स्थान अगर पूछेगा तो रायगढ़ के रामलीला मैदान में, याद रखना है आपको इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महंत घासीदास संग्रहालय को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। किस जगह पे? तो दिल्ली में भारत मंडपम में भारत के सभी संग्रहालयों के लिए एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का महंत घासीदास संग्रहालय ने अपना प्रतिनिधित्व प्रेजेंट किया था। और हमको जो इनाम मिला है वह मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का। अब देखिए, इसमें केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के नेतृत्व में 1 से 3 अगस्त तक आयोजित एक कार्यक्रम था, जिसमें पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के संचालय ये डॉक्टर विवेक आचार्य ने प्रस्तुति दी थी। अब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संग्रहालय और सबसे पुराने संग्रहालय का परिचय दिया था, जो इस बार का पेपर में भी आया था। मेंस में ऐसे ही पढ़ा जाता है, तभी मेंस के सवाल आते हैं। जब मेंस आएगा तब आप इसको निकाल करके इस साल आगे का पढ़ेंगे ना, लेकिन इन न्यूज को अगर आप पढ़ते रहते हैं तब आपका बहुत सारा कंसेप्ट पहले से ही क्लियर रहता है। इन केस मेन के समय ये चीजें छूट भी जाए तब भी आप मेंस में कुछ ना कुछ इसमें लिख सकते हैं, इसीलिए अभी से पढ़ना चाहिए। अब आपको इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है वह यह है कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विभाग का नवाचार धरोहर झरोखा योजना का भी इन्होंने जानकारी दिया। सीधे सीधे जाएंगे और नवाचार धरोहर झरोखा योजना क्या है इस न्यूज के बाद में सर्च कर लीजिएगा।
इस तरह से रेगुलर पढ़ाई की जाती है। समझ में आ रही है बात? अब महंत घासीदास संग्रहालय को के बारे में पढ़ लेते हैं। 1875 में स्थापना, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, राजा महंत घासीदास के नाम पर है, जो कि राजनांदगांव रियासत के राजा थे। ठीक है, पुरातत्व धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता है, 2 हेक्टेयर में फैला हुआ है, भारत के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी पुरातत्व गैलरी भी है, मूर्तिकला गैलरी भी है, अन्य दीर्घा भी है, जो प्राकृतिक इतिहास, नव विज्ञान, जनजातीय जीवन, इन सबको दर्शाता है। विभिन्न कालखंडों से संबंधित वस्तु यहाँ पे हैं। पुरातात्विक महत्व पढ़ लीजिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्व देता है। शैक्षणिक महत्व, छात्रों की रिसर्च के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे रायपुर के नजदीक एक रिवा गांव है, जहां पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की जा रही है। तो एक तो कुषाणकालीन यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन के सिक्के और कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए हैं आपको पढ़ना चाहिए, जो इससे पहले की वीडियो में मैं बताया भी हूँ। और दूसरा, इस न्यूज को पढ़ने के बाद तुरंत अपने बुक पर जाइए और कुषाणकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, सातवाहनकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे मिले हैं, इन सब को खोजकर पढ़ डालिए। रीवा गांव को इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का एक पार्ट बन गया है। ठीक, अब इसमें जमीन के अंदर 20 फीट नीचे बौद्ध धर्म के स्तूप भी मिले हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म से साक्ष्य मिले हैं और कुषाणकालीन साक्ष्य रायपुर के रीवा गांव में प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये था आज का करंट अफेयर। अगेन, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पेपर के समय एक काश आपका पूरा 1 साल या करियर खराब कर सकता है। तो काश को आने ही मत दो, पहले ही पढ़ाई कर लो, टेस्ट सीरीज लगाओ, अपनी गलतियों को देखो, और खुद नहीं देख पा रहे हो तो हमारे मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे उन गलतियों को देखने में और समझने में। ठीक, शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे हम नए करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें नीरज चोपड़ा को हम डिस्कस कर रहे होंगे और भारत कांस्य पदक जीता है हॉकी ओलंपिक में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। एक छत्तीसगढ़ कल्चरल डिपार्टमेंट की प्रस्तुति देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। शुक्रिया।